हल्द्वानी में सीएम तीरथ रावत ने किया डीआरडीओ के बनाए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन। 3 हफ्ते में तैयार हुआ सेंटर। तीसरी लहर को लेकर हो रही तैयारी। उत्तराखंड में कोरोना धीमा होते ही तेज हुई राजनीति। कई महिलाएं कांग्रेस में हुई शामिल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द। छात्रों ने किया फैसले का स्वागत। नंबर 1 फार्मूले पर छात्रों ने जताई चिंता। देहरादून में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक। डेंगू की रोकथाम को लेकर हुई चर्चा। मुख्य सचिव ने स्वच्छता के दिए दिशा निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में डीआरडीओ की तरफ से बनाए गए अस्थायी कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 500 बेड हैं। ऋषिकेश के बाद प्रदेश में डीआरडीओ के जरिए बनाया गया यह दूसरा कोविड केयर सेंटर है। अधिकारियों के अनुसार 10,000 वर्ग फुट में तैयार आधुनिक सुविधा युक्त जनरल बिपिन चंद्र जोशी कोविड केयर सेंटर में 375 ऑक्सीजन बिस्तर के अलावा 125 आईसीयू बिस्तर और वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। यहां बच्चों के लिए अलग वार्ड के साथ ही अभिभावकों के लिए भी व्यवस्था की गई है। मात्र 3 सप्ताह में तैयार हुए इस कोविड सेंटर में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए भी अलग से वार्ड बनाया गया है। सेंटर का क्लिनिकल प्रबंधन डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल की तरफ से किया जाएगा। और कोविड सेंटर के डिजिटल उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि केंद्र और राज्य के समन्वित प्रयासों से यह सेंटर जल्द बनकर तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस कोविड सेंटर की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में कोविड केयर सेंटर बनने से कुमायूं मंडल के लोगों को इलाज मिलने में काफी सुविधा होगी। और सीएम रावत ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और आवश्यक दवाओं की पूर्ण उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि कोविड की तीसरी लहर के अनुसार की तहत पुख्ता व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पूरा देश इस वेले कोरोना ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਸਟੀਮਰ, ਫਿੰਗਰ ਟਿਪ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ, ਲਿਮਸੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਵਿਟਾਮਿਨ D3 ਕੈਪਸੂਲ, ਆਯੁਸ਼ ਕਵਾਥ, ਡੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੀੜਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਰੂ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ।
ब्रेक के बाद स्वागत है। एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के चलते उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की थी। राज्य में 10वीं की परीक्षा पहले ही रद्द की जा चुकी है और उत्तराखंड सरकार के फैसले का छात्रों ने स्वागत किया है। हालांकि मूल्यांकन के आधार पर पास करने के फैसले पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है और छात्रों का कहना है कि मूल्यांकन के आधार पर पास करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साल भर परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिना पढ़ाई करेंगे और पास होना चाहते हैं। उनके लिए यह तो अच्छी बात है, लेकिन जो छात्र छात्राएं साल भर कड़ी मेहनत करते हैं उनके लिए परीक्षा रद्द होना थोड़ा चिंता का विषय है। छात्रों ने यह भी कहा है कि कोरोना की वजह से सरकार ने यह फैसला ठीक लिया है, क्योंकि सरकार को बच्चों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। 12वीं के छात्र सरकार की परीक्षा रद्द करने के फैसले को सही और गलत दोनों तरीके से देख रही है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके साल भर की मेहनत सफल नहीं हो पाई। वहीं अभिभावक भी छात्रों की परीक्षा रद्द होने पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस में चल रही कलह को दूर करने के लिए दिल्ली हाईकमान के आदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत पिछले 3 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सूत्रों के अनुसार इस दौरान उनकी पंजाब कांग्रेस से जुड़े नेताओं से कई दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हाल ही नहीं निकल पाया है। पंजाब में सत्ताधारी कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। दिल्ली हाईकमान ने पार्टी नेताओं के भीतर ही उपजे विवाद को लेकर 3 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की एक समिति बनाई है, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल हैं और इनकी अहम भूमिका बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार 3 सदस्यीय समिति ने मंगलवार को भी विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे और इससे पहले इस समिति ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और 20 से अधिक विधायकों से मुलाकात कर उनकी राय सुनी। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस कमेटी के महासचिव हरीश रावत 3 सदस्यीय पैनल के साथ बैठक करने के लिए 15 गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मन्नो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लियां नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। जैसे ही उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार ढीली हुई है, वैसे ही राजनीति अब तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने सदस्य अभियान तेज कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और हरिद्वार के मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में 35 से ज्यादा महिलाओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। वहीं हरिद्वार के मेयर अनीता शर्मा ने कहा है कि कई महिलाओं ने सरकार की गलत नीतियों से दुखी होकर कांग्रेस का दामन थामा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने सारा व्यापार ठप कर दिया है और लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, इससे लोगों के मन में रोष और वे कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। इससे कांग्रेस और मजबूत होगी और आने वाले चुनाव में हम सत्ता में आएंगे। सब राजा गार्डन से हैं, कोई जगदीशपुर से हैं, सभी महिलाएं आई हुई हैं, कम से कम 30-35 महिलाएं हैं। आज इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो अब हम यही कह रहे हैं कि ये भी बहुत दुखी हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि आप देखिए सब रोजगार सबका छीना हुआ है। इसलिए आज ये सब महिला मेरे साथ नेतृत्व में आई हैं। ललिता जी हैं हमारी बहन, छोटी बहन है, उनके नेतृत्व में सब महिलाएं आई हुई हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और अच्छा है, हमारी कांग्रेस मजबूत होगी और
आगे समय हमारी कांग्रेस ही आएगी, क्योंकि आप ये सभी महिला मेरे से कह रही कि हम कांग्रेस, पहले जब हमारी कांग्रेस थी तो बहुत अच्छा था, और बीजेपी सरकार में आते ही तो बहुत ही नुकसान है लोगों को, सभी रोजगार ठप पड़ा है। तो हमारी बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैंने कांग्रेस ज्वाइन करा, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैडम का मैंने काम देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैडम हर चीज़ में हमने देखा, मैडम हर सबके साथ खड़ी रहती। यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में तंजीम आतंकी संगठन PAFF ने बड़ी जिम्मेदारी ली है। दरअसल कल जिस तरीके से शाम को एक बड़ी घटना हुई थी, भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या हुई थी और उसकी जिम्मेदारी अब इस संगठन ने ली है। कल शाम दक्षिण कश्मीर के त्राल क्षेत्र में यह हत्या हुई थी और आपको बता दें कि PAFF संगठन पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा का फ्रंट संगठन है, उसके लिए काम करता है। तो त्राल में हुई कश्मीरी पंडित की हत्या का PAFF ने ये पूरी जिम्मेदारी ली है। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, PAFF संगठन ने ये बड़ी जिम्मेदारी ली है। तंजीम आतंकी संगठन PAF ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। ਵੈਕਸੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ।
ब्रेक के बाद स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सरकार की तर्ज पर दून ऑटो रिक्शा चालकों ने भी तीरथ सरकार से राहत मांगी है। यूनियन ने मांग की है कि पिछले 1 साल से ज्यादा समय से चल रही कोरोना महामारी से उनके व्यवसाय पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा है कि उनकी रसोई की आंच धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी है और पिछले साल की कोरोना लहर के लॉकडाउन से अभी तक ऑटो रिक्शा चालक उबर नहीं पाए हैं और दोबारा लॉकडाउन से उनको बड़ा नुकसान हुआ है। यूनियन ने कहा है कि हजारों लोगों के सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऑटो चालक लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर उन्हें राहत मिले। ऑटो यूनियन चालकों ने सीएम तीरथ से मुलाकात भी करनी चाहिए, लेकिन कोरोना के कारण उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। अब ऑटो यूनियन ने मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और परिवहन विभाग को अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से उनको किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला। दिल्ली सरकार की तर्ज पर 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग ऑटो रिक्शा चालकों ने सरकार से की है और इसके अलावा 2 वर्ष का रोड टैक्स, फिटनेस फीस और परमिट फीस एवं इंश्योरेंस माफ करने की भी गुहार यूनियन ने सरकार से लगाई है। रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈमिली ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें जरूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे जो है बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में डेंगू रोग की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के संबंध में बैठक संपन्न हुई। बैठक में डेंगू के प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों ने प्रतिभाग किया। मुख्य सचिव ने कहा कि डेंगू फैलने का मुख्य कारण इसके प्रति आमजन में जानकारी और जागरूकता की कमी होना है। इसके लिए आमजन को घरों के भीतर कूलर और पुराने बर्तनों और टायरों में पानी जमा न होने देने के लिए प्रेरित करना होगा और इसके लिए सभी विभागों को अपने अपने स्तर से डेंगू की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि डेंगू की रोकथाम के लिए अभी से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि डेंगू की रोकथाम के लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाए जाएं और पंचायती राज, ग्रामीण विकास और शहरी विकास विभाग को भी स्वच्छता के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो स्वच्छता के निर्देश दिए गए हैं मुख्य सचिव के द्वारा, क्योंकि डेंगू को
लेकर के अभी से जागरूकता अभियान चलाए जाने की बात कही है। उत्तराखंड के ये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अभी से इस जागरूकता अभियान को संपन्न कराया जाए और सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि सभी विभागाध्यक्ष अपने अपने विभागों के जरिए अपने विभाग में जागरूकता फैलाने के साथ ही साथ आम जन में भी जागरूकता अभियान चलाने का काम करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये भी कहा गया कि डेंगू आने से पहले ही उस पर कड़ी प्रभावी तरीके से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तो उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट, ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। कम ब्रेक। तो उधर लालकुआं के बिंदुखत्ता क्षेत्र में बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का नैनीताल उधमसिंह नगर के लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यहां जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। इसके अलावा बिंदुखत्ता में कई चरणों में जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने की भी योजना है। सांसद अजय भट्ट ने कहा है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन कराए जाने को लेकर शासन ने ठोस निर्णय लिया है, जिसके तहत यहां वैक्सीनेशन सेंटर का आज शुभारंभ किया गया। 4 स्थान बिंदुखत्ता में अभी तक चिन्हित किए गए हैं और ये पूरा कार्यक्रम 3 तारीख से 16 तारीख तक चलेगा। 3 दिन यहीं पर लगेगा जिस स्थान पर हम अभी हैं, इसी तरह के जगह जगह पर हम लोग लगाएंगे। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी जी और जो यहाँ के CMO साहब हैं उनको कहा, मैंने भाई ये तो करना ही करना है, बिंदुखत्ता इतना इम्पोर्टेंट है, 50-60 हज़ार की जनसंख्या है, तो लालकुआं भी करीब करीब 30-35 हज़ार की जनसंख्या है। जब एक स्थान पर ये लोग रुकेंगे तो कितनी परेशानी होगी और टीम भी नहीं होंगी। इस नाते से हमने कहा कि टीम जो है अलग अलग जाए, चाहे मोबाइल में ले जाइए चाहे कैसे ले जाइए, और लोगों को सुविधा देना सरकार का लक्ष्य है। तो ये मांग पूरी हुई है और आज बिंदुखत्ता इंटीरियर में भी आज ये कैंप शुरू हो गया है। मैं समझता हूं कि सारे लोग इस कैंप में आएंगे। मेरा निवेदन भी रहेगा आपके माध्यम से कि हर व्यक्ति यहां आके इंजेक्शन लगाए और कुछ ही दिनों में 18 से 45 साल के उम्र के भी जो लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन प्रारंभ होने वाला है। फिलहाल 45 से ऊपर के एज के लोगों का हो रहा है, कोई छूटे नहीं। वृद्ध से वृद्ध लोगों को भी मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से, जो समाज सेवी लोग हैं, जो जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे समय में आकर वो इस समय लोगों को प्रेरित करें, लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ तक लाएं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। रुख करेंगे अगली खबर का। सामाजिक कार्यकर्ता और महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हरिद्वार बस अड्डे के पास घंटे शंख बजाकर कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का प्रयास किया। सुनील सेठी ने कहा है कि सरकार की नींद कब टूटेगी, इसी को लेकर महानगर व्यापार मंडल का प्रयास जारी है। कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार व्यापारियों को बर्बाद करना चाहती है, जिसका जवाब आगामी चुनाव में जरूर दिया जाएगा। हर वर्गीय व्यापारी त्रस्त है, लेकिन सरकार कोई राहत देना तो दूर उनके प्रतिष्ठान भी नहीं खोलने की दे रही है। और इसके साथ ही प्रतिष्ठान खोलने के साथ पहले 1 साल की बिजली पानी के बिल, स्कूलों के फीस माफी की जाए। 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए शुरू करवाया जाए। सेठी ने कहा कि ट्रेवल्स व्यापारी, होटल व्यवसायी या लघु व्यापारी हो, सब परेशान हैं। आर्थिक रूप से अब दिनचर्या चलाने, परिवारों का पालन पोषण करने को भी पैसे नहीं है, लेकिन सरकार किसी की कोई सुध नहीं ले रही है। बिजली पानी के बिल, स्कूलों की फीस कुछ माफ नहीं हो रहे हैं और उल्टा हमारा एकमात्र रोजगार भी हमें खोलने का परमिशन नहीं है। क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के बैनर के तले हमने डमरू बजा के सरकार को जगाने का काम करा है। सरकार कहीं ना कहीं व्यापारियों की अनदेखी कर रही है और व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है सरकार के अंदर। सरकार की तरफ से कोई हमें राहत नहीं दी जा रही, किसी तरह का कोई पैकेज नहीं दिया जा रहा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ और ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। राज्य सरकार की ओर से होम आइसोलेशन में कोविड मरीजों को दी जाने वाली किट को नगर पंचायत लंढौरा ने अधिशासी अधिकारी ने कस्बे के सभी वार्ड सभासदों को बांटी। वार्ड सभासद अपने वार्डों में होम आइसोलेशन कोविड मरीजों को ये किट बांटेंगे। अधिशासी अधिकारी ने नगर के वार्ड सभासदों को कोविड किट बांटी और बताया कि प्रदेश सरकार होम आइसोलेशन में रहकर घर पर ही उपचार करवा रहे उन कोविड मरीजों के लिए यह किट तैयार की गई है। राज्य सरकार द्वारा यह किट उन मरीजों को घरों तक पहुंचाई जा रही है। जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी की रोकने के लेकर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति को सरकार के आदेशानुसार उसका पालन करते हुए कार्य करना चाहिए ताकि इस कोरोना महामारी की चैन को तोड़ा जा सके। जो शासन की तरफ से किट आई है हमारे नगर पंचायत के द्वारा, ये मतलब सभी वार्ड सभासद को ये किट वितरित की गई है। ये किट मेनली उनके लिए है जिनको मामूली खांसी बुखार या जो भी है, कुछ कोरोना के टाइप के जो सिम्टम आ रहे हैं, मतलब उनकी जांच उस टाइम तक नहीं हो पाई है या फिर जांच कराने में कुछ देरी हो जाती है, तो ये उन लोगों को दे दी जाती है। और इसमें मामूली जैसे बुखार की गोली है, कैल्शियम है और एक आइवरमेक्टिन है जो कोरोना के इलाज में भी हम दे रहे हैं। कुछ मास्क हैं, इसमें सैनिटाइज़र है और इसमें हमारा एक एंटीबायोटिक है
तो काफ़ी मतलब जो नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार है उसके लिए ये सफिशेंट मेडिसिन है, और घर रह के ये अगर ये मेडिसिन का सेवन किया जाए तो कोरोना से भी बचा जा सकता है और अपने परिवार के सदस्यों जो हैं उनको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। शासन की तरफ से नगर पंचायत लंढौरा में कोरोना किट के लिए ये 895 किट आई हैं, जो कि पूरे वार्ड नंबर 1 से लेकर के 9 तक में वितरित की जाएंगी। हमने अपने सभी सभासदों को ये वो प्रत्येक वार्ड के लिए 100 के करीब आई हैं, उसमें 5 थोड़ा कम थी तो इसलिए 895 किट ये आई हैं। हमने यहाँ अभी सभी अपने वार्ड जो वार्ड सदस्य हैं उनको आज 50-50 किट दी हैं, और बाकी जो होगा वो बाद में दे दी जाएगी। इसमें जो है उसकी जो कोविड-19 से पीड़ित हो गया उसको ये नहीं देनी है, जिससे खांसी जुकाम से पीड़ित है प्रथम स्टेज में है उनको ये वितरित की जाएंगे। कस्बे वासी को इस तरह की नगर पंचायत की तो क्या क्या मदद होती है? इसमें मास्क भी हैं, और इसके अलावा तो कोई और शासन की तरफ से भी कोई इस तरह की कोई आई नहीं है। तो उत्तराखंड के रुड़की आयुर्वेदिक चिकित्सक वेद एक वल्लभ द्वारा रुड़की सिविल लाइंस में निःशुल्क औषधि वितरण का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों को निःशुल्क औषधि वितरण के साथ साथ आयुर्वेदिक सैनिटाइजर से लोगों को सैनिटाइज भी किया गया। इस मौके पर आयुर्वेदिक चिकित्सक वेद टेक वल्लभ ने निःशुल्क वितरण की जा रही औषधि के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह औषधि गर्मी के प्रकोप से फैलते बुखार और अन्य कई बीमारियों से लाभदायक होगी। उधर सितारगंज में डंपर को ओवरटेक करने को लेकर फायर करने वाले 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वादी बलविंदर कंबोज द्वारा थाने में 1 जुलाई को 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस का कहना है कि पलवल वाले अभियुक्त को शक्ति फार्म कराए से गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। दिनांक 2/5/2021 को सिसौना क्षेत्र में एक घटना घटी थी, जिसमें ट्रक की टक्कर को लेकर विवाद हुआ था। इसमें वादी बलविंदर कंबोज ने 6 लोगों के खिलाफ एक नामजद तहरीर दी थी थाने में आकर, जिसमें फायरिंग की घटना भी प्रकाश में आई थी। तो उसमें थाना सितारगंज में 160/21 में मुकदमा पंजीकृत किया गया। धारा 147, 504, 506 IPC के अंतर्गत, जिससे संबंध। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां बीते दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पुलिस और युवक के बीच भिड़ंत वाले वीडियो से लोग अल्मोड़ा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। लोग तरह तरह के कमेंट कर पुलिस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस घरों में घुसकर जनता को उत्पीड़न कर रही है, और इधर मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस के दबाव में युवक की ओर से सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला गया, जिसमें वह लोगों को पुलिस से झड़प की वीडियो को वायरल न करने की अपील कर रहा है। इसके साथ ही वीडियो के माध्यम से युवक ने पुलिस से माफी भी मांगी है। बैठा हुआ था, तभी अचानक से वहां पर पुलिस आ गई और मुझे बिना मास्क के लिए टोकने लगी। तभी आपसी कहा सुनने के बाद माहौल गर्मा गर्मी का हो गया, जिससे फिर उसी दिन शाम को हम दोनों के बीच आपस में बैठकर वो मामला सुलझ गया था, और मैंने पुलिस वालों से तहे दिल से क्षमा मांगी। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस कोरोना काल में आप भी मास्क पहनिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है। नगर में बुधवार को हुई तेज बारिश के बीच उत्तराखंड के पोखरखाली में जेल परिसर के पास विशाल पेड़ धराशायी हो गया है। हालांकि रिहायशी इलाके में पेड़ के मकान से हटकर गिरने से बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन दीवारों और आंगन को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं एनटीडी रोड से लगे इस इलाके में पानी और मलबा लोगों के घरों में घुस गया। लोगों का आरोप है कि इस सड़क के कलमट बंद होने से पानी रिहायशी इलाके में घुस गया। प्रभावितों ने जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी। आपदा प्रबंधन के तहत प्रभावितों को राहत देने की बात की जा रही है। उधर गोलना पौधशाला में भी यूकेलिप्टस के पेड़ गिरने से भारी नुकसान पहुंचा है। इस साल लगातार बारिश जारी है। दोपहर पहले हल्की बारिश शुरू हुई और इसके बाद आंधी के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान जेल रोड विशाल तुन का पेड़ सतीश और अलका पंत के आवास के निकट गिर गया है। पेड़ ने आवासीय परिसर की दीवारें क्षतिग्रस्त कर दी हैं। यही नहीं, रोड के दीवार टूटने से सारा पानी मलबे के साथ आवासीय परिसर में आ घुसा। सूचना आपदा कंट्रोल रूम को दे दी गई और आपदा प्रबंधन अधिकारी प्रभावित इलाके में टीम भेजी गई। और उसके बाद इधर धारानौला में विश्वनाथ मार्ग में निर्माणाधीन नाले में जबरदस्त जल भराव होने के बाद पानी तेज बहाव के साथ बहने लगा। स्थानीय निवासी कमल कुमार ने बताया कि अगर और बारिश होती तो यहां स्थित घरों को खतरा और बढ़ जाएगा। उत्तराखंड के नरकोटा गांव के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को बुधवार शाम 5 बजे हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया, लेकिन अब भी हालात नाजुक हैं और समस्या के समाधान के लिए एनएच और कार्यदायी संस्था अब तक ठोस कार्य योजना नहीं बना पाई। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग से 8 किलोमीटर दूर नरकोटा के पास पहाड़ी से बुधवार को लगातार भूस्खलन होता रहा, जिस कारण एनएच और कार्यदायी संस्था को टनों मलबा साफ करने में दिक्कत होती रही। दोपहर 3 बजे से पहाड़ी से पत्थर और मलबा गिरना बंद होने के बाद एनएच और कार्यदायी संस्था ने 2 तरफा पोकलैंड और जेसीबी से मलबा सफाई का काम तेजी से किया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शाम 5 बजे हाईवे पर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई और बड़े वाहनों के लिए संचालन में अब 2 दिन से 3 दिन का समय लग सकता है। गौरतलब है कि रविवार रात पहाड़ी से गिरे मलबे और पत्थरों से हाईवे का 40 मीटर हिस्सा बंद हो गया था और यहां पर सड़क की चौड़ाई बमुश्किल 2 मीटर रह गई है। फिलहाल हाईवे को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ।
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन असाइनमेंट की तारीख जारी कर दी गई है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार यह परीक्षाएं 14 जून से 18 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी, जिनके लिए विश्वविद्यालय ने सब्जेक्ट वाइज 5 स्लॉट तय कर दिए गए हैं और इसके लिए विद्यार्थियों को अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद असाइनमेंट के लिए विद्यार्थियों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा और इस समय के भीतर ही विद्यार्थी बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर अपनी परीक्षाएं दे सकेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित राजकीय जूनियर हाई स्कूल में पैसों की धांधली को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विद्याशंकर चतुर्वेदी ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि राजकीय जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल के अध्यक्ष ने ही लगाए हैं। उन्होंने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रिंसिपल ने सरकारी धन को धोखे से गबन किया और जिसके चलते ये मामला शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर विद्याशंकर चतुर्वेदी ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में वहाँ के पूर्व अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति की एप्लीकेशन कंप्लेंट मुझे मिली थी और उत्तराखंड के कई जिलों में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है। एसओजी टीम ने बरेली बॉर्डर से 205 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने बरेली से स्मैक लाने की बात स्वीकारी है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। बुधवार को पुलिस कार्यालय में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कोविड कर्फ्यू के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ एसओजी की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। मंगलवार रात को एसओजी एडीटीएफ प्रभारी कमलेश भट्ट की अगुवाई में टीम फुलभट्टा थाना क्षेत्र में बरेली बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी और इसी बीच बॉर्डर से ग्राम सुतैया जाने वाले रास्ते में राज्य कर कार्यालय के पीछे 2 संदिग्धों को पकड़ा गया था और आरोपियों ने अपना नाम फिरासत हुसैन निवासी नवाबगंज और राजेश कुमार निवासी हाफिजगंज बताया है। तलाशी में फिरासत के कब्जे में 160 ग्राम और राजेश के कब्जे में 45 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। पूछताछ में आरोपियों ने सज्जाद निवासी नवाबगंज से स्मैक खरीद लाने की बात स्वीकारी है और आरोपियों ने बताया कि सज्जाद यूपी पुलिस के खिलाफ मुखबिरी भी करता था। स्मैक को किच्चा सितारगंज, ननक मत्ता, रुद्रपुर और टनकपुर और लोहाघाट में ऊंचे दामों पर बेचते थे। आरोपियों ने स्मैक खरीदने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी दी। एसएसपी ने बताया है कि पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। पुलिस टीम को 2,500 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। टीम को एसपी क्राइम ने भी 2,500 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है,